कोनिचिवा ओटो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम दैट टाइम आई रिकार्नेटेड एज स्लाइम का जो न्यू मांगा चैप्टर है उसके बारे में रिएक्शन देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मांगा। दोस्तों, इस चैप्टर में आखिरकार लियोन क्रेमुएल की मुलाकात एल्फ एम्प्रेस एल्मिशा से हो गई है। एल्मिशा मुस्कुराते हुए लियोन से कहती है कि तुम आज भी पहले की तरह ही टैक्टिकल हो। मतलब वो अपने वर्ड्स को एकदम टैक्टिकली उसके सामने रखता है, लेकिन लियोन का चेहरा साफ बता रहा है कि यहाँ पे कोई तो सीरियस मैटर हुआ है। वो तुरंत कहता है अब हंसने का टाइम नहीं है। यानी कोई बहुत बड़ी क्राइसिस से पहले की इनकी ये मुलाकात है, जिसमें ये एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे हैं कि आगे आने वाले थ्रेट का हम सामना कैसे करें। अब लियोन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ देने के लिए आया है और एल्मिशा इस थ्रेट का सामना कैसे करेगी, यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। तो लियोन क्रेमुएल सीधे एल्मिशा के पास एक इंपॉर्टेंट मिशन लेके आया है। तो एल्मिशा टेंस्ड एनवायरनमेंट को थोड़ा इजी और फ्रेंडली बनाने के लिए लियोन को सब माचा कुकीज का ऑफर करती है और उसी के साथ टी का भी ऑफर करती है। लेकिन फिर बिना कुछ बताए लियोन के असली मकसद को समझ जाती है। वो तुरंत पूछती है, क्या तुम डिमोल्ड और रिमोरो के अंडर रह रहे उन छोटे बच्चों के बारे में पूछने यहाँ पे आई हो। यह सुनकर लियोन पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और उसके चेहरे का पूरा कलर ही चेंज हो जाता है और वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि इसको कैसे पता चला। उसे एहसास हो जाता है कि एल्मिशा की जो इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो आज भी किसी से कम नहीं है। वो टू ओल्डेस्ट डिमोल्ड और गाय क्रिम्सन की बराबर की उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। और फिर एल्मिशा एक कुकीज उठाकर उससे बात करते हुए कहती है कि वो हमेशा ही ऐसे ऑब्जर्वेशन करती रहती है, क्योंकि उसे आगे आने वाले हर किसी थ्रेट से उसको निपटना पड़ता है। ये सुनते ही डिमोल्ड और लियोन क्रेमुएल उस कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और वो पूरा का पूरा हक्का बक्का हो जाता है। एल्मिशा कैजुअली लियोन से कहती है कि जो बच्चे टेम्पस में है वो फेस्टिवल पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फिर लियोन थोड़ा शॉक होकर उसके पास आता है और उससे पूछता है। फिर लियोन थोड़ा शॉक होकर उसके पास आता है, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है। फिर लियोन एल्मिशा के पास आता है। उसे कुछ तो एल्मिशा से कहना था, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे क्लोई को रिस्क में डालना नहीं था। लेकिन फिर भी उसे डर है कि क्लोई किधर डेंजर में ना पड़ जाए और कोई उसको थ्रेट ना बन जाए। लेकिन आखिरकार लियोन फैसला करता है कि वो अपने एलाइज से कोई भी सच नहीं छुपाएगा। वो अपना पूरा का पूरा साइड क्लियर करके उसको सब कुछ बताएगा। और फिर थोड़ा इधर उधर की बातें करने के बाद लियोन सीधा एल्मिशा से पूछता है कि कैंपस में कोई क्लोई नाम की लड़की थी क्या। बस यही से कहानी एक मेजर ट्विस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। एल्मिशा अपना फोर्क नाइफ अपने प्लेट पे रखते हुए लियोन से कहती है, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करके तुम बताओगे क्या चल रहा है इधर। तभी डिमोल्ड और लियोन आखिरकार एक फैसला लेता है कि वो एल्मिशा पे ट्रस्ट करेगा। फिर एल्मिशा उसे भरोसा देती है कि अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी और कुछ भी हेल्प होगा तो मैं तुम्हें करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। इसके बाद लियोन एल्मिशा पे ट्रस्ट करते हुए क्लोई का नाम लेता है और फिर तुरंत ही एल्मिशा कंफर्म करती है कि डिमोल्ड और रिमोरू के पास इस समय 5 बच्चे हैं जिनकी देखभाल वो स्वयं खुद ही कर रहा है। उन्हीं में ही वो लड़की है जिसका नाम अभी लियोन ने दिया और जिसको वो सालों से ढूंढ रहा था। ये सुनते ही लियोन की थोड़ी उम्मीदें जाग उठती है, लेकिन क्या क्लोई तक पहुंचना इतना आसान है या अब अभी कहानी में और कोई ट्विस्ट बाकी है? ये अभी आने वाले हमारे मांगा के चैप्टर्स में ही हमें पता चलेगा। एल्मिशा अब लियोन की सबसे बड़ी कमजोरी पर उसके साथ बात करती है और उसे कहती है कि लियोन कभी कभी अपनी फीलिंग्स को किसी को भी नहीं शेयर करता। वो अकेले ही हर दर्द हर कुछ अपने आप ही सहन करता है, अकेले ही हर कुछ सह लेता है। एल्मिशा यहाँ तक कह देती है कि शायद इसी वजह से शिज़ो आइज़ावा भी कभी लियोन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई, इसलिए उसने उन चिल्ड्रंस को रिमोरू के पास रखा होगा, ऐसा लग रहा है। क्या तुम्हें ये सब शुरू से पता था? तब एल्मिशा मुस्कुराकर कहती है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग ये मेरी हॉबी है और मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन तुम सब बात छुपाते थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताती थी। खाली मैं तुम पर ऑब्जर्व करती थी कि तुम कब खुल के सामने आओगे और मुझसे बात करोगे। अब सवाल यही है कि एल्मिशा को लियोन के बारे में क्या क्या पता है। ये आने वाले अगले चैप्टर्स में हमें पता चलेगा। आखिरकार लियोन अपने असली मकसद को एल्मिशा के सामने बता देता है। वो कहता है कि क्लोई को बचाने के लिए उसने अपनी रेपुटेशन, अपने रिश्ते, अपनी बहुत सी चीजों का उसने सैक्रिफाइस किया है। लियोन को शक है कि कोई जानबूझकर रिमोरू के खिलाफ उसको भड़काना चाहता है, लेकिन एल्मिशा तुरंत ही सच बता देती है कि
रिमूर इस समय लैबलेस में है। उन बच्चों के साथ अभी वो वेकेशन में वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, एल्मिशा यह भी बता देती है कि शायद रोजो कैरेबस या फिर खुद डीमन लॉर्ड लिमनस इस पूरे साजिश के पीछे हो सकती है कि उनका ये प्लान हो सकता है कि लियोन और डीमन लॉर्ड रिमोरो के बीच में झगड़ा लगे और उनको कुछ ना कुछ उसमें से प्रॉफिट मिले। अब लियोन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक ट्रैप है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी जिसमें डीमन लॉर्ड रिमोरो और लियोन को फंसाया जा रहा है। एल्मिशा अभी पूरी कॉन्स्पिरेसी का सच लियोन के सामने रख देती है। वो बताती है कि ल्यूमिनस पर शक करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि वो रिमोरो के साथ अपनी ट्रीटी को निभा रही है। हिनाता के एक्शंस भी यही बताते हैं कि वो रिमोरो के साथ फ्रेंडली है। कैरेबस के बारे में एल्मिशा कहती है कि उन्हें समझना आसान नहीं है क्योंकि उनके लीडर्स जानबूझकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी कोई भी इंटेल किसी को भी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही रोजो फैमिली का नाम आता है, एल्मिशा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो साफ कहती है कि दे आर बैड न्यूज। वो कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर ही रही है जिसकी वजह से कोई ना कोई ईस्टर्न नेशन और वेस्टर्न नेशंस को खतरा होगा ही होगा। एल्मिशा और एक बड़ा रिवाइवल करती है। वो बताती है कि रोजोस अपनी सारी ताकत नॉर्थ से हटाकर लेबिलस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा एरिया इस समय एक बड़े क्याओस में फंसा हुआ है। लियोन तो तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे डीमन लॉर्ड गाय का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन एल्मिशा साफ कहती है कि गाय नहीं, उसके दो सबसे खतरनाक सर्वेंट वेरेट और ब्लू है। ये इस सभी मामले को वो हैंडल कर रहे हैं। एल्मिशा वार्निंग देती है कि अगर किसी ने वेरेट और ब्लू को नहीं रोका तो पूरा वेस्टर्न नेशन खतरे में पड़ सकता है। एल्मिशा लियोन को समझाती है कि उसे अपने असली फीलिंग्स को छुपाने की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराकर कहती है कि लियोन अब फिर से पुराने अपने सेल्फ जैसा लग रहा है। इसके बाद एल्मिशा एक बड़ा फैसला सुनाती है क्योंकि अगर गलत निगोशिएशन हुआ तो पूरा का पूरा मामला फिर से बिगड़ सकता है। लेकिन अगर इंसानों ने अपनी होनेस्ट इंटेंशन साबित नहीं की तो गाय अपना इंटरेस्ट इन ह्यूमन रेस से खो देगा और इससे एक बहुत ज्यादा केओस इस वर्ल्ड में मच सकता है, जिसका पूरा का पूरा अटैक इन पे हो सकता है। अब सवाल यही है, क्या लियोन और उसके एलाइज मिलकर इस आने वाली क्राइसिस को रोक पाएंगे? फिर लियोन के जाने का समय आ जाता है। एल्मिशा उसके लिए एक ड्रैगन एयरशिप का अरेंज कर देती है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच सके। साथ ही वो खुद मेगियस को नॉर्थ जोन भेजने का फैसला करती है ताकि हालात पर नजर रखा जा सके और ग्राई क्रिम्सन और नॉर्थ के जो नेशन है उनकी इंटेलिजेंस उसको गैदर करने के लिए आसान हो सके। लियोन बिना समय गवाए निकलने की तैयारी करता है, जबकि एल्मिशा मुस्कुराकर उसे जल्दी रवाना होने के लिए कहती है। जाते जाते लियोन एल्मिशा को दिल से थैंक यू कहता है। वही एल्मिशा मन में सोचती है कि काश लियोन हमेशा ही इतना हॉनेस्ट और फ्रैंक रहता, जिससे हमारे बीच में कोई भी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी और कम हो जाती। लियोन के जाने से पहले एल्मिशा उसे आखिरी वार्निंग देती है। वो साफ कहती है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई भी हो, लेकिन लाइबलिस जाते ही लियोन एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाएगा। लेकिन लियोन बिना डरे सिर्फ एक बात कहता है, आई नो, यानी उसे पहले से ही पता था कि लाइबलिस में कोई ना कोई बिग ट्रैप है, उधर उसको फंसाया जाएगा और वो एक बड़ा का बड़ा खतरा उसके सामने आएगा। लियोन के जाने के बाद एल्मिशा मुस्कुराते हुए सोचती है कि आज वो पहले की तरह उतना ही ऑकवर्ड है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं बदला। इसलिए वो मन ही मन दुआ करती है कि लियोन सुरक्षित वापस लौट आए। लियोन जाने से ठीक पहले एल्मिशा को कुछ बता के जाता है, जिससे एल्मिशा पूरी शॉक हो जाती है। लियोन उसे वार्निंग देता है कि जून अचानक से गायब हो चुकी है, इसलिए उसे भी अभी केयरफुल रहना होगा। एल्मिशा हैरान होकर पूछती है व्हाट, क्योंकि ये जानकारी उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क तक अभी भी नहीं पहुंची है। लियोन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तो मेरी एडवाइस का एहसान मानोगी ना, और फिर ड्रैगन एयरशिप में बैठकर वो लेबलिस के लिए रवाना हो जाता है। अब कहानी का फोकस सीधे रिमोरो और उन 5 बच्चों की ओर जाता है जो इस समय लेबलिस में है। बच्चे रिमोरो से कहते हैं कि वो कॉन्सर्ट रिहर्सल को देखने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन रिमोरो को महसूस होता है कि जितना शांत ये लेबलिस शहर दिख रहा है उतना नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा जरूर होगा। तभी रिमोरो डियाब्लो को बुलाकर एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्डर देता है कि इन बच्चों की सुरक्षा तुम्हें करनी होगी। तभी रिमोरो डियाब्लो को वहाँ पे बुलाता है और उसको एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर देता है, इन बच्चों की हर कीमत पर रक्षा करना, क्योंकि उनकी जान सच में खतरे में है।
तभी डियाब्लो अपने जूनियर वेनम को वहां पे बुलाता है और उसको ऑर्डर देता है कि तुम अब से इन बच्चों के बॉडीगार्ड बन जाओगे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल पीसफुल लग रहा था। रिमोरो और बाकी लोग आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे और बच्चों का भी दिन काफी एक्साइटिंग गुजर रहा था। रिमोरो भी आराम से टोस्ट खा रहा था, तभी अचानक एक इमरजेंसी रिपोर्ट आती है। मैसेंजर घबराते हुए बताता है कि कैथेड्रल के अंदर किसी ने हमला कर दिया है। वहां अभी एक भयंकर बैटल शुरू हो चुकी है। ये खबर सुनते ही रिमोरो का पूरा मूड खराब हो जाता है और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि जिस खतरे का वो इंतजार कर रहा था वो खतरा आखिरकार वहां पे आ गया। जैसे ही अटैक की खबर आती है, रिमोरो को अचानक से याद आता है कि कैथेड्रल में बेटन और उसकी ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल कर रही है। वो तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए पूछता है, एनिमी कितने हैं, डैमेज कितना हुआ। रिपोर्ट मिलती है कि करीब 100 हॉस्टाइल कैथेड्रल में घुस चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तो कोई सिविलियन घायल नहीं हुआ, लेकिन अप्रेंटिस नाइट को बाहरी तरह से कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी है। अब रिमोरो समझ चुका है कि ये कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड असॉल्ट है। अब रिमोरो इसको कैसे टैकल करेगा, ये अभी आने वाले हमें चैप्टर्स में ही देखने को मिलेगा। अब अटैक की पूरी ट्रुथ सामने आने लगती है। रिपोर्ट मिलती है कि दुश्मनों ने कैथेड्रल के अंदर आने के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड रूट्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से होली नाइट्स का रिस्पांस थोड़ी देरी से हुआ। कोई मास्टर रूकी भी इस बैटल में गिर चुका है, जिससे साफ पता चलता है कि दुश्मन कोई आम ग्रुप नहीं है, वो पूरा का पूरा एक पावरफुल वेल ट्रेन ग्रुप है। तभी लुइस पहचान लेता है कि इस पूरे अटैक के पीछे रोजो फैमिली है। दुश्मन कैथेड्रल के हर रास्ते को पहले से ही वाकिफ था, मानो उसने पूरी प्लानिंग ही कर रखी थी। कैथेड्रल के अंदर अचानक से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और पूरा का पूरा हॉल हिल जाता है। चारों तरफ मलबा गिरने लगता है, जिससे बैटन और उसकी पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम घबरा जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमला किसने किया और कैसे हुआ। बैटन तुरंत फैसला लेती है कि सबसे पहले सभी लोगों को इवैक्यूएट करना होगा, क्योंकि दुश्मन कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। अब कैथेड्रल के अंदर पूरी तरह पैनिक फैल चुका है। हर सेकंड हालत भी खतरनाक होती जा रही है। कैथेड्रल के अंदर हालत और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तभी शिवान बिजली की तरह एंट्री मारती है और जोर से चिल्लाती है, सर रिमोरो ने सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। घबराहट में कुछ लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन शिवान उनको रोकते हुए कहती है कि पैनिक मत करो और ऑर्डरली बाहर निकलो। इसके साथ ही शिवान अपनी तलवार निकालकर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि किसी भी बच्चे या म्यूजिशियन को कोई नुकसान न पहुंचे। अटैक के बीच ही शिवान सभी लोगों को काम रहने के लिए कहती है। वो समझ जाती है कि डरना आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है डिसिप्लिन बनाए रखना। रिमोरो भी थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन बैटन मुस्कुराकर शिवान से माफी मांगती है और कहती है कि सब लोग बस एक पल के लिए घबरा गए थे। तभी बैटन सभी म्यूजिशियन को फिर से तैयार होने का आदेश देती है और कहती है, लेट्स कंटिन्यू द रिहर्सल। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी ऑर्केस्ट्रा का दोबारा शुरू होना सबका कॉन्फिडेंस वापस ले आता है। रिमोरो कहता है, कल का कॉन्सर्ट हर हाल में सफल होगा, लेकिन उससे पहले कैथेड्रल के बाहर मौजूदा इन कॉकरोचेस का सफाया होना जरूरी है। अब रिमोरो खुद बैटलफील्ड में उतरने वाला है। कैथेड्रल के बाहर अब पूरी तरह से वॉर छुप चुकी है। होली नाइट्स और अटैकर्स का आमने सामने भिड़ चुके हैं और हर तरफ केओस ही केओस है। लड़ाई के बीच एक नाइट पर पीछे से अचानक से हमला होता है और वो बुरी तरह से घायल होता है। इससे साफ होता है कि दुश्मन बिना किसी नियमों के डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी रिमोरो बैटलफील्ड का जायजा लेता है और समझ जाता है, अगर उसने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया तो सारे लोग इसके चपट में आ सकते हैं। इसलिए रिमोरो फैसला करता है कि पहले सिचुएशन को एनालाइज करेगा और फिर दुश्मन को एक एक करके खत्म करेगा। आखिरकार रिमोरो की नजरें उस इंसान पर पड़ ही जाती है जो इस पूरे अटैक का पूरा असली मास्टरमाइंड है। सामने खड़ा है ग्रेनुअल रोजो फैमिली का लीडर और 7 डेडली क्लियर्जी का सबसे ताकतवर सदस्य। उसे देखते ही रिमोरो समझ जाता है कि यह कोई साधारण टेररिस्ट अटैक नहीं है, बल्कि पहले से ही परफेक्ट प्लान कॉन्स्पिरेसी है। रोजो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो रिमोरो का ही इंतजार कर रहा था। अब ग्रेनुअल रोजो अपनी अगली खतरनाक मूव चलता है। वो अपनी सबसे भरोसेमंद सबॉर्डिनेट मारिया को आदेश देता है, लेडी लिमुनस को मारकर उसके सामने लेके आओ और अगर वो मना करे तो उसको खत्म कर दो।
मारिया बिना किसी हेजिटेशन के ये मिशन स्वीकार कर लेती है और तुरंत ही निकल पड़ती है। लेकिन दूर से ये सब देख रहे रिमोरू के साथी चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की मारिया बेल जैसी दिखती है, लेकिन असल में वो कोई और है। अब रिमोरू और रोजो आमने सामने आ चुके हैं। रोजो गुस्से में रिमोरू पर आरोप लगाता है कि उसने उससे मारिया बेल को छीन लिया, लेकिन रिमोरू बिना डरे अपनी तलवार निकाल कर कहता है अगर बातों से हल नहीं निकलता तो बैटलफील्ड ही फैसला करेगा। तभी ग्रेनवेल पीछे हटकर अपने साथियों को आगे आने का इशारा करता है। दूसरी तरफ से 7 डेज क्रेजी के सदस्य प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, मानो किसी खतरनाक मैजिक का रिचुअल ही कर रहे हो। अब साफ यही है कि ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक अगला चरण चल रहा है। कैथेड्रल के अंदर अब बैटल अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है। होली नाइट दुश्मन से भिड़ चुके हैं, लेकिन उसी दौरान एक बुजुर्ग प्रीस्ट एक रहस्यमय मैजिक का रिचुअल शुरू कर देता है। वो प्रार्थना करते हुए कहता है, ओ इटर्नल सोल, मुझे ताकत दो। और वो कहता है, कम एंड कंज्यूम एवरीथिंग। यानी उसका मकसद पूरे बैटलफील्ड को तबाह करने का था। जैसे ही मैजिकल सर्कल चमकने लगता है, हर कोई समझ जाता है कि अब सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि विनाशकारी मैजिक की लड़ाई भी शुरू होने वाली है। अब बैटल पूरी तरह बदल चुका है। ग्रेनवेल रोजो ने अपने अल्टीमेट मैजिक एक्टिवेट कर दी है। वह एक खतरनाक स्पेल डेजिग्नेट कास्ट करता है और वह एक खतरनाक स्पेल डिसइंटीग्रेशन कास्ट करता है। सामने खड़ा इंसान कोई आम योद्धा नहीं, वो उसकी पूरी मैजिक फ्लो को पहले ही पढ़ चुका था। अगले ही पल वह अपनी तलवार से उसी स्पेल को बीच में से ही काट देता है। पूरी बैटलफील्ड धमाके से गूंज उठती है, चारों तरफ मलबा उड़ने लगता है। लेकिन रिमोरू की टीम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। यूकी, हिनाता और बाकी योद्धा मिलकर रोजो के लगातार हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। हर अटैक पहले से ज्यादा खतरनाक है और अब यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति और टाइमिंग की भी बन चुकी है। एक ही पल में पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है। रिमोरू अपनी इनक्रेडिबल शॉर्ट स्किल से दुश्मन को पल भर में ही हरा देता है। एलिट पैलेडियंस जिन पर होली चर्च को सबसे ज्यादा भरोसा था, एक एक करके वो गिर जाते हैं। ग्रेनवेल रोजो मुस्कुराते हुए ताना मारता है, बस इतनी ताकत थी तुम्हारे एलिट पैलेडियंस की। लेकिन रिमोरू समझ जाता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी एब्सोल्यूट डिफेंस ने सभी को बचा लिया, मगर हिनाता को छोड़कर बाकी लगभग सभी योद्धा लड़ने के लायक नहीं थे। ग्रेनवेल रोजो अब अपना असली खेल दिखाना शुरू कर देता है। रिमोरू को महसूस करता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि किसी पुराने हीरो जितना ही ताकत रखता है। ग्रेनवेल रोजो अब अपना असली खेल दिखाना शुरू कर देता है। रिमोरू महसूस करता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पुरानी हीरो जितना ही ताकत रखता है। तभी कैथेड्रल के अंदर से जबरदस्त धमाके होने शुरू हो जाते हैं। रोजो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने रेजर को पूरा कैथेड्रल तबाह करने का आदेश दिया है। क्लोई तुरंत ही अपनी मैजिक सेंस से अंदर मौजूद लोगों की चिंता करती है, लेकिन रोजो बेपरवाह होकर इस तबाही का मजा लेता रहता है। तभी बैटलफील्ड एक और बड़े खतरे से कांप उठती है। एक रहस्यमय मॉन्स्टर सामने आता है जिसकी मैजिकल एनर्जी इतनी पावरफुल है कि जिसको देखकर सब हैरान हो जाता है। बोल उठता है, इतनी पावर तो शिवान और डियाब्लो में भी नहीं है। रिमोरू तुरंत डियाब्लो को आदेश देता है कि वो इस नए दुश्मन को रोके। डियाब्लो बिना एक पल गवाए जवाब देता है, ऑफ कोर्स रिमोरू। लेकिन वो रिमोरू से पूछता है, क्या आप अकेले उस बूढ़े रोजो का सामना कर पाएंगे? अब डियाब्लो को एहसास हो जाता है कि सामने वाला दुश्मन बिल्कुल ही अलग लेवल का है। रेजुल एक बेहद ही विकसित इंसेक्टोडाइड है और डियाब्लो मानता है कि इंसेक्टोडाइड्स डीमंस के लिए नेचुरल काउंटर होते हैं, इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। लेकिन डियाब्लो हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुरंत रंगा को बुलाता है और शिवान से कहता है, अब हम तीनों मिलकर रोजुल को खत्म करेंगे। रंगा पहले से ही रिमोरू की शाड़ों में छुपा हुआ था। अब रिमोरू ने पूरा बैटलफील्ड अपने साथियों के हवाले कर दिया है। वो डियाब्लो से कहता है, जो भी नई परेशानी सामने आई उसे तुम संभालो। डियाब्लो दुश्मन की ताकत देखकर थोड़ा सावधान जरूर होता है, लेकिन तुरंत जवाब देता है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा सर रिमोरू। रंगा और टीम टेम्पस भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, जबकि रिमोरू खुद रोजो का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रोजो फिर से उनके सामने आकर रास्ता रोक देता है। अब एक तरफ डियाब्लो की टीम रोजो से भिड़ेगी और दूसरी तरफ रिमोरू की
अंतिम टक्कर रोजो से होगी। बड़ी ताकत सामने आने वाली है। शियान डियाब्लो से कहती है, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए सर रिमूरो को तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डियाब्लो हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ शिवान। और पहली बार वो शिवान को उसके नाम से बुलाता है। दोनों अपने अपने दुश्मनों की ओर बढ़ जाते हैं। डियाब्लो अब अकेले रोजल का सामना करेगा, जबकि शिवान बिना किसी डर के युद्ध में कूद पड़ती है। टीम टेम्पस का असली टीम वर्क अब शुरू हो चुका है, लेकिन क्या रोजल जैसे मॉन्स्टर के सामने यह रणनीति काम आएगी? अब कहानी एक नई दिशा लेने वाली है। बैटलफील्ड से दूर डियाब्लो आखिरकार ब्लू से मिलने पहुंच जाता है। जैसे ही नोआर को देखती है, ब्लू गुस्से में कहती है, जैसे ही ब्लू नोआर को देखती है, गुस्से में कहती है, तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार कराया नोआर। डियाब्लो शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, पहले मुझसे कुछ जरूरी काम निपटने थे, लेकिन तुम्हारा गुस्सा मैं कई मील दूर से मैं महसूस कर रहा था। आखिरकार प्राइमोर्डियल डीमंस के बीच के रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर डियाब्लो मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हारा भी कोई नाम होगा ना, है ना? रेन। रेन जवाब देती है कि उसका नाम खुद ओरिजिनल रेड रॉक यानी ग्राय किंजन ने। वो गर्व से बताती है कि गाय सभी प्राइमोर्डियल्स में सबसे शक्तिशाली और पावरफुल है। तभी रेन मुस्कुराती हुई कहती है, कम से कम मुझे किसी मामूली डीमन लॉर्ड ने तो नाम नहीं दिया जैसे तुम्हें दिया है ना डियाब्लो? डियाब्लो अपनी भयानक डिमोनिक शक्ति के साथ रियन के सामने प्रकट होता है और ठंडे अंदाज में कहता है, क्या तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब होना चाहोगी? और इसी के साथ इस चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है। आप इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आरिगातो गोजाइमासु।